नेहा फ्रॉम डियर ग्लोबल स्कूल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक हमने वो टॉपिक्स उसके कर लिए थे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एंड 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यहाँ पर हम लोग पहले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे लोग टैक्स देते थे और राजा जो लुइस 16 था वो कैसे लोगों से टैक्सेस लिया करता था और कैसे पीपल्स को 3 स्टेट में बांटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट के पीपल्स थे क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी और थर्ड स्टेट वाले पर्सन जो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट, आर्टिशन और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलैंड्स, लेबर, सर्वेंट्स रहे हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव में आपने देखा था कि पॉपुलेशन जो थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुंच चुकी थी 1715 टू 1789 के अंदर। तो लोगों को क्या था कि जो उनकी मजदूरी के दाम नहीं बढ़े थे तो जो गरीब और अमीर के बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इंसर्वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज। अब जो मिडिल क्लास है वो क्या कर रही है, वो सपने देख रही है, कल्पना कर रही है किस चीज़ की कि जो प्रिविलेज मिली हुई है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को वो ख़त्म होनी चाहिए। In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. जो फ्रांस के लोग थे वो पहले ही अकाल के लिए और कर बढ़ाने के लिए, जो टैक्सेस बढ़ाने के लिए विद्रोह हो चुके थे। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। लेकिन अभी भी क्या था कि उन विद्रोहियों के पास इतने साधन नहीं थे कि जिसकी वजह से वो समाज में बदलाव ला सके इकोनॉमिक वे के अंदर। This was left to those group within the third state who had become prosper. अब इसमें क्या हुआ कि वो लोग सामने आए जिन लोगों के पास, जो पढ़े लिखे लोग थे और उनके पास नए विचार थे। The 18th century witnessed and the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through and expanded overseas trade. ये ऐसे समूह था, ऐसे लोग थे जो 18th सेंचुरी के अंदर इन्हें एक क्या कहा गया, मिडिल क्लास कहा गया। और ये क्या करते थे, समुद्र पार एक तो वुलन्स का और रेशम का व्यापार करके इन्होंने धन कमाया था। उसके अंदर इनको क्या था कि वुलन से और रेशम का ये ज़्यादातर क्या करते थे, निर्यात करते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड। ये लोग क्या थे, ये लोग एजुकेटेड पीपल थे एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, कि कोई भी ऐसा ग्रुप सोसाइटी का नहीं होना चाहिए जिसे कोई भी ऐसी प्रिविलेज मिलनी चाहिए बाय बर्थ। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, कि एक पर्सन की जो सामाजिक पोजीशन है वो उसके मेरिट पे डिपेंड करनी चाहिए, योग्यता पर। मीन्स दीज आइडियाज इंस्पायरिंग अ सोसाइटी। अब वो ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं जिसमें कि इस पे बेस्ड होगी फ्रीडम पर और इक्वल लॉज पर। उसमें क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी सभी के लिए। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर। ये कौन फॉरवर्ड कर रहा है, फिलोसफर कौन है, जॉन लॉके एंड जेन जैक्यूल रोस्क्यू। In the two treatises of government, Locke sought to refuse the doctrine of the divine and absolute right द मोनार्क। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि राजा की जो पावर्स हैं उनको एक सीमित होना चाहिए, ये गलत हैं चीज़ें। रोस्क्यू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोस्पेरिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि रोस्क्यू क्या चाहते हैं, ऐसा एक आइडिया कि जिसमें क्या हो कि ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, किसके बीच में, पीपल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेग्यू प्रॉस्पेक्ट द डिवीजन ऑफ पावर। वो कह रहे हैं कि पावर का डिवीजन होना चाहिए। बेटा आप गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी रहता है। ये उसी मॉडल की बात कर रहे हैं। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स। ये मॉडल कहाँ फोर्स में आया, लागू हुआ, यूएसए में। कब हुआ, आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। ये 13 कॉलोनीज को आप हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंस दिलाई थी लुइस 16 ने, किससे, ब्रिटेन से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट, कि हर पर्सन के जो इंडिविजुअल्स राइट्स हैं उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ये कौन सोच रहा है, पॉलिटिकल थिंकर्स। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस किया गया इंटेंसिवली इन, कहाँ पर होते थे ये डिस्कस, साइलेंस में, साइलेंस के अंदर और
कॉफ़ी हाउसेस के अंदर एंड स्प्रेड अमंग पीपल्स थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और ये जो आइडियाज़ थे ये बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के बीच में स्प्रेड भी होने लगे। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। अब क्या होता था कि लोगों के बीच में इसे बहुत ऊंची आवाज़ में भी पढ़ा जाता था, इन आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया जाता था कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं समझ सकते, उनको ये चीज़ें समझ आ सकें। द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege। अब लोगों के अंदर और गुस्सा भड़कने लगा जब लोगों को ये बात पता लगी कि लुईस 16 क्या कर रहा है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कि अपने एक जो उसका विशेष अधिकार है, जो मेन है, उसका फ़ायदा उठाने वाला है और लोगों पर टैक्स लगाने वाला है। इससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। आउटब्रेक यानी कि क्रांति की शुरुआत। Louis XVI has to increase taxes for reason you have learned in the previous section। आप पहले भी पढ़ चुके हो। इस सेक्शन के अंदर क्या था कि उसको राजा को टैक्सेस क्यों लगाने थे, क्योंकि एक तो उसका जो महल था उसके खुद के खर्चे और बाकी जितने भी खर्चे थे सेना के सारे युद्ध के, उन सब से वो compete नहीं कर पा रहा था। इन फ्रांस ऑफ The old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। फ्रांस के अंदर ये रूल था कि राजा अकेला अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं लगा सकता। रादर ही हैड अ कॉल अ मीटिंग। वो क्या करता था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था और वहाँ पर ये प्रपोजल रखा जाता था नए टैक्सेस को लेकर। और स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पर क्या होता था, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। हाउएवर monarch alone could decide when to call a meeting। अब ये जो मीटिंग थी ये राजा डिसाइड करता था कि कब उसने लोगों को बुलाकर ये मीटिंग लेनी है। और ये लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 1614 के अंदर। ऑन 5 मई 1789 कब हुई ये मीटिंग डिसाइड, 5 मई 1789 को लुईस 16 ने असेंबली के लोगों को बुलाया, किनको, स्टेट जनरल को, ताकि वो नया प्रपोजल रख सके। वो नया प्रपोजल क्या था, टैक्सेस का। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल, एक बड़ा शीशे वाला महल जहाँ पर लोगों को बुलाया गया, वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट स्टेट के भी 300 पीपल आए और सेकेंड स्टेट के भी 300 पीपल आए। हु वर सिटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड। वो आमने सामने, मतलब इस साइड एक स्टेट के, इस साइड इस दूसरे स्टेट के लोग बैठ गए, उनके सिटिंग अरेंजमेंट थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे उनके बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं था और वो खड़े रहे लास्ट तक। थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पर। उनमें बहुत अच्छे लोग आए थे जो बहुत ही अमीर लोग थे और एजुकेटेड मेंबर्स थे। पीजेंट, आर्टिसन और वुमेन्स को एंट्री मना थी उस असेंबली में। फिर भी लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतों की डिमांड रखी, एक लिस्ट यानी पत्र के रूप में। वो कितने थे, 40,000 उन रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर आए। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड 1 वोट। क्या डिसाइड था पहले से कि एक स्टेट वाले एक वोट दे सकते, यानी 300 पीपल मिलकर एक वोट देंगे। दिस टाइम टू लुईस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। यही चाहते थे लुईस 16 की इस बार भी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ टू बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। अब वो क्या चाहते थे कि हर मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए, यानी कि 300 पीपल 300 वोट, 600 पीपल 600 वोट। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये क्या था कि फिलोसफर किसने रखी थी अपनी बुक के अंदर, रॉस्क्यू ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द किंग रिजेक्टेड, किंग क्या करता है, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो वहाँ से चले जाते हैं असेंबली को छोड़कर। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू दमसेल्फ एज अ स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच। अब ये जितने भी स्टेट जनरल थे इसमें क्या था कि वो चाह रहे थे कि हर पर्सन को एक राइट होना चाहिए। इनमें जो पर्सन था ऑन 20 जून दे असेंबल इन द होल। वो कहाँ पर एक असेंबल हुए, टेनिस कोर्ट में, वर्साइल्स के अंदर। दे डिक्लेयर दमसेल्फ, उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पर
एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या है कि राजा की पावर्स को लिमिट में किया जाएगा। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबिसियोस। मिराबियो का एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, बट वो कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन वो क्या चाहता था कि जो फ्यूडल प्रिविलेज हैं ये नहीं होनी चाहिए। ही बोट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। उसने बहुत सी पावरफुल स्पीचेस दी क्राउड्स के अंदर असेंबल हुआ था वर्साइल्स में। एबिस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ये एक पादरी था। रोट एन इन्फ्लुएंस पैम्पलेट, उसने एक बहुत ही इन्फ्लुएंस सा प्रभावित करने वाला पैम्पलेट बनाया जिसमें क्या लिखा था, व्हाट इज थर्ड स्टेट। वाइल द नेशनल असेंबली जो बिजी थी वर्साइल्स के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने में, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिटेड विद टर्मोल, लेकिन जो बाकी का था वो बुरी तरह से फ्रांस जल रहा था। स्वेयर विंटर, एक बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। हैडमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हार्वेस्ट जो थी वो बुरी हुई, तो फसलें नहीं होती तो ब्रेड के दाम वैसे ही बढ़ जाते हैं। ऑफन बेकर एक्सप्लॉयट द सिचुएशन, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और सप्लाई में होर्डेड करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग हार्स इन लॉन्ग क्यूज, जब लेडीज़ बड़ी लंबी लाइनों में खड़ी थी बहुत से घंटों से बेकरी के बाहर, तो उन्हें गुस्सा आ गया। क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, और एकदम से उन्होंने शॉप पर धावा बोल दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्स ट्रूप, उसी टाइम पर राजा ने अपने सेना को पेरिस के ऊपर आक्रमण करने के लिए बोल दिया। ऑन 14 जुलाई एगिटेटेड क्राउड, लोग गुस्से में थे। स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बस्टाइल, उन्होंने किसको, बस्टाइल को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। इन द कंट्री साइड, ग्रामीण के अंदर क्या हुआ, रूमर्स फैल गए। किस चीज़ के, कि विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स और ब्रिजन हु वर टू द देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, की लोग क्या, राजा ने कुछ लुटेरे भेजे हैं जो हमारी पकी हुई फसलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, लोग डर गए। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिचफोर्क्स एंड अटैक्स, तो लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी किसानों ने अपने बेलचों और कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, और उन्होंने जितने भी दे लूटेड, उन्होंने बहुत सारे भंडार गृह को लूट लिया और जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लैड फ्रॉम द होम्स, अब बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जो अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जाकर शरण ले ली। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, अब लुइस 16 को पता था कि ये जो अब लोग भड़की हुई है विद्रोही प्रजा है, इसका अब वो अनुमान लगा चुका था। दैट इज पावर वुड फ्रॉम नाउ टू बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसे पता था कि अब उसकी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अंकुश लगा दिया जाएगा, उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग ऑफ फ्यूडल ड्यूज ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जितने भी टैक्सेस से और कर्तव्य बंधनों सारी चीज़ों को उन्मूलन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। जितने भी प्रिस्ट लोग थे उन्होंने अपने विशेष अधिकार छोड़ दिए और जो चर्च जो टैक्सेस लगा रहा था वो ख़त्म हो गया और चर्च वाली जितनी भी लैंड थी वो सारी गवर्नमेंट के अंदर आ गई। इसी तरह से क्या हुआ कि जो 2 बिलियन लीवर की जो संपत्ति थी वो अब सरकार के हाथ में आ चुकी थी। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से इसको रीड करोगे और इसके नोट्स प्रिपेयर करोगे। ओके, सो बी एट होम, बी सेफ। Thank you so much.